देखेंगे कार्यपत्रक 61 जिसमें है एक अनुच्छेद जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति थे प्रथम, गांधी की असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्या को दूर करने के लिए अनेक प्रयास व आंदोलन किए। भूकंप पीड़ितों की सेवा अत्यंत परिश्रम के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। यही आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताया गया है कि वो किस तरह से गांधी जी से प्रभावित थे और उनके साथ में उन्होंने असहयोग आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस आंदोलन में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी के विचारों से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? भूकंप पीड़ितों की सहायता करने व अधिक परिश्रम करने के कारण। राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? क्योंकि वे गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और अपनी वकालत छोड़ दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। परिश्रम का समानार्थी होता है मेहनत। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रभावित, अप्रभावित, लोकप्रिय, अलोकप्रिय, सहयोग, असहयोग, सफल, असफल। वाक्य पूरा कीजिए। काके की क्यों यूज करना है आपको, ये संबंधवाचक कारक होते हैं। तो देखिए, डॉक्टर प्रसाद ने किसानों की समस्या को दूर किया। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की। आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अहम भूमिका निभाई। तो इस तरह से आपको यूज करना था काके की। यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या नया करना चाहेंगे? कोई 2 कार्य संक्षिप्त में लिखिए। हम देश से भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करेंगे। तो 62 का सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। एक समय की बात है जब गधे जंगल में ही रहते थे। वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते थे। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली कि तुम जंगल से भाग जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहाँ धोबी कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा क्या मैं गाँव में रह सकता हूँ? धोबी ने कहा रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गाँव में रह सकते हो। गधे ने कहा ठीक है, और उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। तो ये कहानी है। अब कहानी को पढ़ करके आपको प्रश्न देने हैं। प्रश्न जो दे रखे हैं उनके उत्तर देने हैं। गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? चालाक लोमड़ी ने। जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? वन, अरण्य। छाप का दूसरा अर्थ क्या है? छाया। कौन कौन से पशु घास खाते हैं? गाय, भैंस, घोड़ा। दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाएं। लोमड़ी क्या होता है? जंगली जानवर। गधा पालतू जानवर। चीता जंगली जानवर। कुत्ता पालतू जानवर। दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुक कर पेड़ की धूप का हो जाएगा अपोजिट विलोम शब्द। छांव में आराम करने लगी। लोमड़ी चालाक जानवर है, लेकिन गधा क्या है? चालाक का हो जाएगा मूर्ख जानवर है। मुझे गांव अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बहन को गांव का हो जाएगा शहर अच्छा लगता है। आज स्कूल बंद है, बंद का हो जाएगा अपोजिट, लेकिन कल खुल जाएगा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 62, वर्कशीट 62। अब देखेंगे कार्यपत्रक 63 जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले गद्यांश, जिसे पढ़ करके आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 63 का सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पर कार्यपत्र। गर्मी का मौसम है, मीना के गांव में बहुत कड़ी धूप है। धूप के कारण दिन भर प्यास लगती है। मोहन बार बार पानी मांगता है। इससे मीना और सीमा तंग आ गई है, पर क्या करे, मोहन का हाथ पानी की मटकी तक नहीं पहुँच पाता है। गर्मी का यह मौसम आम और तरबूज का भी है। भोर होते हुए यानी सुबह होते ही मीना और सीमा पेड़ के नीचे आम ढूंढने निकलती हैं। रात में अगर तेज हवा चली हो तो दोनों और भी खुश हो जाती हैं। नमक और मिर्च लगाकर हरे आम अर्थात कैरी खाना मीना को बहुत पसंद है। साल में 4 तरह के मौसम आते हैं। यहाँ गर्मी के मौसम की बात की गई है। शेष 3 कौन से मौसम हैं? सर्दी, वर्षा और वसंत। रात में तेज हवा चलने से मीना और सीमा क्यों खुश होती है? क्योंकि तेज हवा से आम झड़ जाते हैं और मीना और सीमा को बहुत सारी कच्ची कैरी खाने को मिल जाती हैं। इस समय कौन सा मौसम है? इस मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं? तो ये वर्षा का मौसम है। इस मौसम में सेब, केला, सिंगाड़ा, मूंगफली, मक्का आदि आते हैं। आपने अपने घर के आसपास किन किन फलों के पेड़ देखे हैं उनके नाम लिखिए। साथ ही अपने पसंदीदा फल का नाम भी लिखिए। केला, आम, अमरूद, पपीता, जामुन के फल के पेड़ देखे हैं हमने, और इनमें से मुझे आम बहुत पसंद है। शिक्षक से हुई चर्चा के आधार पर 6 ऋतुओं के बारे में। शरद ऋतु आपने सुना होगा, 6 ऋतुएं होती है हमारी मेन जो कि होती है वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत।
तो इस तरह से ये डन होता है कार्यपत्रक 63 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 64 जिसमें है पद्यांश जैसे पढ़ करके उत्तर देने हैं आपको। अम्मा चलकर देखो मैंने क्या कमाल दिखाया है, पौधा जो रोपा था उस दिन फूल उस पर आया है, उस दिन की ही मेहनत से अब फूल खिला कितना प्यारा, जिस दिन ढेरों फूल खिलेंगे महक उठेगा घर सारा। तो यहाँ पर ये कविता दे रखी है जिसे पढ़कर के आपको उत्तर देने हैं। जैसे उपयुक्त कविता का शीर्षक हो सकता है, ये है मेहनत की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा मेहनत के फूल। कविता में से विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए। कमाल, मेहनत, प्यार, ढेरों, प्यारा, ढेरों, सारा, ये तरह जो है विशेषण बता रहे हैं, अर्थात संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। बच्चे की मेहनत से फूल खिला है। आप मेहनत से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी नौकरी पा सकते हैं, अधिक पैसे कमा सकते हैं। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे हम उतने अच्छे मार्क्स आएंगे हमारे एग्जाम में, और मार्क्स अच्छे आएंगे तो हमें आगे जाकर अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिलेगी तो हमारे पास में खूब सारा पैसा आ सकता है। पौधा हम लगाते हैं, उसे पाल पोष कर बड़ा करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, समय पर पानी देना चाहिए, जरूरत पड़ने पर खाद देना व गुड़ाई करनी चाहिए। इस पद्यांश में से तुकबंदी वाले शब्द को लिखिए। तुकबंदी यानी एक जैसे दिखने वाले शब्द, जो इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा दिखता है बट अर्थ अलग अलग होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। जैसे दिखाया, आया, प्यारा, सारा। कविता के सारे अनुसार ढेरों फूल कब खिलेंगे? कविता के अनुसार जब हम मेहनत करके पौधे लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे तो उसमें ढेरों फूल खिल जाएंगे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 64 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 65 जिसमें है एक विज्ञापन जिसे पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो ये विज्ञापन है नगर निगम जयपुर से संबंधित समस्याओं का समाधान। अब एक ही नंबर दे रखा है यहाँ पर 2746-400 पर अपनी शिकायत फ़ोन से घर बैठे दर्ज कराएं। आपको भी समस्या हो आपकी सफाई में या किसी और से रिलेटेड, तो आप नगर निगम के इस नंबर पर डायल कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। सफाई संबंधित, सीवर संबंधित, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या या घर घर कचरा संग्रहण में अगर कोई दुविधा आ रही है तो उसके द्वारा। तो फ़ोन द्वारा शिकायत दर्ज करनी है तो निम्न बातों की जानकारी देनी होगी। आपको दे रखा है शिकायत की श्रेणी है फ़ोन या मोबाइल नंबर, पता, वार्ड नंबर, शिकायतकर्ता का नाम, कॉलोनी का नाम, शिकायत का विवरण। शिकायत दर्ज होने पर शिकायतकर्ता को शिकायत क्रमांक दिया जाएगा तथा आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज भी आएगा। तो ये नगर निगम जयपुर द्वारा जनहित में जारी हुआ है विज्ञापन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं? 2747-400 पर। आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं? सफाई संबंधित, सीवर संबंधित, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या संबंधित, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित। शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी? शिकायत की श्रेणी और शिकायतकर्ता का नाम। यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है? नगर निगम जयपुर के द्वारा। विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है। कैसे? विज्ञापनों से हमें अनेक बातों की जानकारी प्राप्त होती है जो कि हमें नहीं पता होती है, और घर बैठे ही समस्याओं का सरलतापूर्वक हल हो जाता है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 65 का सॉल्यूशन। साथ ही हमने देखा 66 से कंटिन्यू। तो यहाँ एक कविता दे रखी है जिसे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए यहाँ पर हाथी और शेर की ये कविता है। हाथी बोल रहा है, कहो शेर सिंह कहाँ चले तुम ढीले ढीले, रूप रंग उड़ गया रंग लग रहे पीले पीले। शेर बोल रहा है, तुमने भी गजराज कहाँ है ये रूप गंवाया, सिकुड़ गई है खाल और चिपकी है काया। सुनो शेर सिंह जी तुमको मैं क्या बतलाऊं, जंगल सब कट गए कहाँ से भोजन पाऊं। जंगल सब कट गए मित्र सब ताकत खोई, भूखा मैं मर रहा मित्र सब ताकत खोई। हाथी बोलेगा, जंगल सब कट गए किस तरह पानी बरसे, पानी भर भर सून नहाने को मन तरसे। तो यहाँ पर एक दूसरे की व्यथा को बता रहे हैं वो कि जंगल कटते जा रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पर दी गई कविता को आपको कहानी के रूप में अगर लिखना हो तो एक बार शेर और हाथी रास्ते में मिले। हाथी ने शेर से कहा कि शेर सिंह तुम ढीले ढीले और पीले पीले क्यों लग रहे हो। इस पर शेर ने हाथी से कहा कि तुम भी बहुत कमज़ोर से लग रहे हो, तुम्हारी जो खाल है वो ढीली ढीली हो गई है। तो हाथी बोला, हाँ भाई अब लोगों ने सारे जंगल काट दिए हैं इसलिए भरपेट भोजन नहीं मिलता है, वर्षा भी नहीं होती है। शेर बोला, भाई मुझे भी कुछ खाने को नहीं मिलता इसलिए मेरी ताकत भी खो गई है। तो हाथी ने शेर से क्या पूछा? हाथी ने शेर से पूछा कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले क्यों नजर आ रहे हो। शेर और हाथी का शरीर कमज़ोर क्यों हो गया था? जंगल कट जाने के कारण उनको भरपूर भोजन नहीं मिल पा रहा था और बारिश नहीं होने से पानी भी अपर्याप्त मिल रहा था, आवास की कमी हो गई थी। जंगल कटने से जानवरों का क्या नुकसान हो रहा है? जंगल कटने से जानवरों के आवास कम होते जा रहे हैं और भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, स्वच्छंद आनंद नहीं उठा पाते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 66 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 67
67 का सॉल्यूशन। तो यहाँ एक गद्यांश है जिसे पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो गद्यांश कुछ इस तरह से है। संदेश भेजने के लिए पत्र का प्रयोग कई सदियों से होता जा रहा है, लेकिन अब तो लोग ईमेल से तुरंत संदेश भेज देते हैं। इंटरनेट नाम की कंप्यूटरों की महाजाल की वजह से ये संभव हुआ है। आपने कंप्यूटर के बारे में तो सुना ही होगा, आपके स्कूल या किसी दुकान में शायद आपने इसे देखा भी होगा। वीडियो दिखाने वाला स्मार्टफोन भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या आपने कहीं कंप्यूटर देखा है? अपने अनुभव शेयर कीजिए। हाँ, हमने ई मित्र पर कंप्यूटर देखा है। हम अपनी छात्रवृत्ति फॉर्म भरने, परीक्षा फॉर्म भरने या आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, तब कंप्यूटर द्वारा कार्य किया जाता है। पढ़ाई और उपयोगी जानकारी हासिल करने के लिए इंटरनेट किस तरह से उपयोगी है? तो किसी भी प्रश्न का हल समझने के लिए पाठ्यपुस्तक सामग्री देखने व पढ़ने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर तरह तरह की पढ़ाई की वीडियो, देश विदेश की खबरें, खेलों की जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। ईमेल को और क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा जो है नाम है। यदि आपको अपना ईमेल पता तैयार करना हो तो पते के लिए क्या आप नाम चुनेंगे? तो rohan@gmail.com हो जाएगा। कोई भी आपकी आईडी होगी, ईमेल आईडी, तो @ जरूर आता है उसमें, gmail.com जरूर आता है। आगे नाम आप अपनी स्वच्छता से लिख सकते हैं। तो ये होता है डन कार्यपत्रक 67 वर्कशीट 67 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 68 का सॉल्यूशन। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही दिमाग के धनी थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भारत में रहकर की। बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए और प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के एक नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरे एशिया में सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये सीवी रमन से लेकर के, जो कि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। तो नीचे दी गई जानकारी में सही जानकारी चुनिए। सीवी रमन कौन थे? वैज्ञानिक थे। प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए थे? वे साइंस कॉलेज कलकत्ता में। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको एक जो घटनाएं हुई हैं उनके क्रम को जमाना है। जैसे सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट हो जाएगा, उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। तो ये 4th नंबर हो जाएगा, पहले आएगा। बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। देन उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। और लास्ट में हो जाएगा, प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। रस हिंदी खान की है, हिंदी रस की खान है। एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है। तो यहाँ हो जाएगा, हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है। नेक्स्ट हो जाएगा, भाषाओं की रानी हिंदी है। सीवी रमन को क्षेत्र में विज्ञान के पुरस्कार नोबेल मिला। तो यहाँ हो जाएगा, सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अब तो हिंदी भाषा के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना भी मैं आपको बता रही हूँ। बहुत गर्व से बता सकती हूँ ये न्यूज में आपको, कि जो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार इंजीनियरिंग मेडिकल जो भी पढ़ाई है वो हिंदी में भी होगी। वहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स को आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश का यूज़ करते हैं, बट हिंदी में सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ के स्टूडेंट। तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहाँ पर अब इंजीनियरिंग, मेडिकल की और बहुत सारी एग्ज़ाम्स हिंदी में होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही गर्व की बात है हिंदी विषय के लिए। वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे। तो यहाँ हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। और मैं अपनी तरफ से शिवराज सिंह चौहान को कोटि कोटि प्रणाम भी करती हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने हिंदी भाषा को इतना तवज्जो दी, इतना बढ़ाया आगे और ये निर्णय लिया। नेक्स्ट है, इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 68 वर्कशीट 68 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 69 कार्यपत्रक 69 का सॉल्यूशन, जिसमें शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखिए। यहाँ पर आपको कहानी लिखनी है। यहाँ पर देखिए, आपको सूरजमुखी के फूल दिख रहे हैं, मधुमक्खियाँ दिख रही हैं, बच्चे भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, संकट सीखना, चिल्लाना, मित्र, सबक मिलना, सर पर भागना। तो इससे रिलेट आपको वर्ड्स जो दिए हुए हैं, इससे रिलेट आपको एक कहानी बनानी है कि कुछ नटखट बच्चे एक बगीचे में पहुंची। सुंदर सुंदर फूल देखकर वे उनको तोड़ने लगे, जबकि वहाँ फूल तोड़ना मना है। तो वहाँ लिखा हुआ था कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ने के लिए डाली को खींचा, फूलों में बैठी जो मधुमक्खी है उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से उन्हें जलन व पीड़ा होने लगी। वे चीखते चिल्लाते हुए सर पर भागने लगे। तब मधुमक्खी ने उनसे कहा कि अब पता चला तुम्हें दर्द क्या होता है, इसी तरह फूलों को भी दर्द होता है। नटखट बच्चों को अच्छा सबक मिल गया था। तो इससे रिलेट आपको एक कहानी लिखनी थी। तो इस तरह से हमने वर्ड्स को यूज़ करते हुए, शब्दों को यूज़ करते हुए कहानी लिखती है।
देखेंगे कार्यपत्रक 70। तो यहाँ क्वेश्चन है, नीचे दी गई पहेलियों को समझकर हल करिए। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर पर है ताज भी बादशाह जैसा। तो देखिए, दुम पर आपको पैसा जैसा दिखता है, एक जानवर ऐसा है जिसके सिर पर ताज भी है, बादशाह जैसा फील होता है उसको देख करके। तो क्या होगा ये आंसर? ये होगा मोर। पक्षी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, आसमान का नापे छोर। पक्षी एक ऐसा अलबेला पक्षी है जो कि बिना पंख ही उड़ता है और अपनी लंबी जो गले में लंबी डोर के साथ में आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ता रहता है। तो ये कौन है जो जो पक्षी भी नहीं है और बिना पंख के उड़ता है? ये है पतंग, जिसे हम डोर लगा करके उड़ाते हैं। बात पूरी कीजिए। अंडे से एक क्या निकला? चूजा निकला। उसने कुतिया से पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? कुतिया बोली, नहीं, मेरे तो 4 पिल्ले हैं, तुम्हारी माँ के 2 चूजे हैं। चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? एक लड़की से पूछा है चूजा। नहीं, मेरे तो 2 बच्चे हैं, तुम्हारी माँ के 2 चूजे हैं। चूजा, क्या तुम मेरी माँ हो? फिर वो किसके पास जाता है? पीजन के पास, कबूतर के पास। नहीं, मेरी आवाज़ तो गुटरगू है, तुम्हारी माँ कुकरुक करती है। चूजा, तुम कुक कुक करती हो, तुम ही माँ हो। तो ये अपनी फाइनली माँ के पास पहुँच गया है, मुर्गी के पास। मुर्गी कहती है, हाँ हाँ, मैं ही माँ हूँ। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी एक कविता भी डन होती है इसी के साथ। तो ये थी पहेलियों को समझ कर के पढ़ना, निहित अर्थ को समझ पाना। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 70। अब देखेंगे आंकड़पत्रक 12। तो यहाँ गद्यांश है जिसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते दिखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब स्वामी जी ने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया, बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए, सभी बिल्कुल सही लगे। ये देखकर लड़कों को बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने पूछा कि आप कैसे कर लेते हो? स्वामी जी बोले, जो भी कर रहे हो अपना दिमाग पूरी उसी काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर होना चाहिए, तब तुम कभी भी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे देश में बच्चों को यही सिखाया जाता है। तो वो यहाँ पर भारत देश की व्याख्याता बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं भारत देश की विशेषता को। और साथ ही उन्होंने अपना परचम भी लहराया था अमेरिका के। आपने स्वामी विवेकानंद की कहा जो विवरण है जो उनकी आत्मकथा का, वो तो आपने पढ़ ही रखा होगा। 12 जनवरी को उनका डेट ऑफ बर्थ आता है, जिसके कारण जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके बारे में बहुत सारी बातचीत की जाती है स्कूल विद्यालय में। तो बहुत ही सुशील एक व्यक्तित्व था उनका और बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे वो। उन्होंने भारत को बहुत ऊंचे लेवल पर अमेरिका में भी फेमस किया था। जब भारत के लोगों को कुछ भी नहीं समझा जाता था, तुच्छ समझा जाता था, तो उन्होंने उस टाइम में अपने भारत की एक अलग पहचान बनाई थी दुनिया भर के सामने। तो यहाँ विवेकानंद भ्रमण कर रहे थे, किसका? अमेरिका में। विवेकानंद ने निशाने लगाए 12 निशाने, उनके निशाने लगे पूरे 12 सही। लड़के निशाने लगा रहे थे तैरते अंडों के छिलकों पर। लड़कों का निशाना सही क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि लड़कों का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं था। हमें अपने काम में सफलता किस तरह मिल सकती है? यदि हम जो कार्य कर रहे हैं हमारा ध्यान सिर्फ उसी काम पर हो तो हमें सफलता निश्चित मिल सकती है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द के सही भेद पर निशान लगाएं। मैं हॉकी का मैच देखने गया था। मैं यहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पुरुषवाचक। कल राजू से कोई मिलने आया था। अब कोई यानी कि पता नहीं है, कोई आया था यानी किसी के भी बारे में बताया जा सकता है, तो यहाँ पर होगा अनिश्चयवाचक। यह मेरा घर है, तो यहाँ पर जो बोल रहा है यह मेरा, कोई ना कोई पुरुष बोल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ईमेल का दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये डन होता है। 71 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक अनुच्छेद दे रखा है जिसे पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। तो सबसे पहले रीड करेंगे इसे। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। बात हो रही है शिमला की जो माल रोड है वहाँ पर स्थित पोस्ट ऑफिस की। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर्स और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। पिन कोड का पत्र पहुंचाने में खास महत्व होता है। पत्र में शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। पिन कोड 6 अंकों का होता है। पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे, जब संचार और परिवहन के साधन कम थे। हर कार्य पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे।
आज संदेश भेजने के लिए नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज, जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब लोग नई तकनीकों जैसे ईमेल आदि से जुड़ गए हैं। अपनी बात कोई भी व्यक्ति तुरंत दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकता है। तो जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आपने देखा होगा चिट्ठियों का ढेर, और आप तक पहुँचती हैं चिट्ठियाँ। सुख दुख की चिट्ठियाँ होती हैं, सभी तरह की चिट्ठियाँ आपके पास पहुँचती हैं। राखी पहुँचती है, भाई दूज पे तिलक पहुँचता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें डाक की के तौर पे आपके पास में पहुँचती हैं। तो सबसे ज़रूरी वहाँ पर लिखना होता है आपको पिन कोड। पिन कोड के द्वारा ही आपके घर तक पहुँचा जाता है डाके के द्वारा। तो यहाँ पर है पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है, 6 अंकों का पिन कोड होता है। आज हम संचार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं, ईमेल का, मोबाइल का, टीवी का, पोस्ट ऑफिस का। दिए गए शब्दों की अर्थ लिखिए। छांटना अर्थात अलग करना, गुनगुनी अर्थात हल्की गन, परिवहन अर्थात आवागमन यातायात के साधन को बोलते हैं, हर कार्य अर्थात डाकिया, तकनीकी प्रवृत्ति, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को पूरा कीजिए। वाक्य को आपको पूरा करना है। बिना तारों का टेलीफोन है कौन, मोबाइल फ़ोन। ईमेल इंटरनेट द्वारा भेजा जाता है। अगर आप किसी को पत्र लिखते हैं तो पत्र में ये जानकारी किस क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं घर का नंबर, गली मोहल्ले का नाम, गांव या कस्बे शहर का नाम, खंड का नाम, और लास्ट में लिखते हैं राज्य का नाम। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 71। अब देखेंगे कार्यपत्रक 72। अगेन हमें यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है जिसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बात हो रही है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेड़च नदी के किनारे बना हुआ है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर इस किले को देखने के लिए आते हैं। तो चित्तौड़गढ़ है शूरवीरों का शहर। चित्तौड़गढ़ की राजधानी थी मेवाड़ की। चित्तौड़गढ़ किसकी राजधानी थी, मेवाड़ की। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बेड़च नदी पर। चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में है, राजस्थान में। अर्थ लिखकर बताइए। साहस अर्थात वीरता। हमारे देश भक्तों के साहस के कारण देश आज़ाद हुआ। बलिदान, देश को आज़ादी दिलाने से बहुत से वीरों ने बलिदान दिया। शूरवीर, महाराणा प्रताप एक शूरवीर शासक थे। विश्व, भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर देश का नाम रोशन किया। चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। साहस अर्थात हिम्मत, अद्वितीय अर्थात अनोखा, सिरमौर अर्थात सिर का ताज। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 72। अब देखेंगे कार्यपत्रक 73। दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक संवाद दे रखा, आपस में बातचीत कर रहे हैं पवन और समीर। तो उनको पढ़ेंगे, देन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पवन बोल रहे दिवाली पर तुम्हारी कितनी छुट्टियां हैं। समीर बोल रहा है हमारी 1 सप्ताह की छुट्टी है। पवन बोल रहा है तब तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। समीर, इस बार मैं खूब पटाखे चलाऊंगा। पवन, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगा। समीर बोल रहे पर क्यों। पवन, पटाखों से प्रदूषण फैलता है। समीर, पटाखों के बिना दिवाली का मजा ही क्या। पवन बोल रहा है पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। समीर बोल रहा है वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं, पटाखों से सांस और आंख की बीमारियां बढ़ जाती हैं। पवन, जब तू सब जानता है तो समीर ठीक है ना, मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। बट मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ एक दिवाली पर पटाखे चलाने से प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, शोर प्रदूषण होता है। क्या अदर डेज में फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं और जो एसी, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं जिसके कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वायु में फैलने का कारण जो बन रहा है, इसके अलावा जो वाहनों के धुएं होते हैं, क्या इनसे वायु प्रदूषण नहीं होता है। क्या एक दिन के फटाकों से वायु प्रदूषण होता है, नहीं। ये सिर्फ बातें कही गई हैं। दिवाली पर खूब पटाखे चलाने चाहिए, खूब इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन मिलता है जब हम कम्प्लीटली अपना खुशी मना सकते हैं अपने फैमिली के साथ में। तो मैं इस बात को समर्थ नहीं करती हूँ कि पटाखे के बिना दिवाली अधूरी बहुत अच्छी मन जाएगी। जी नहीं, पटाखों के साथ ही दिवाली का मज़ा है, आनंद है। अगर ऐसा ही है तो अदर डेज में पटाखे जो चलाते हैं उन्हें भी बंद कर दीजिए। ठीक है, साल भर कोई पटाखे नहीं चलाएगा, किसी के आगमन पर भी नहीं चलाएगा।
क्योंकि उससे प्रदूषण होता है। तो अगर प्रदूषण होने की बात कही गई है तो पूरे साल भर ही बंद कर दीजिए, सिर्फ दिवाली का नाम लेकर के पटाखों की बात ना की जाए। क्वेश्चन है प्रदूषण क्या है? प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण के घटक वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित पदार्थों से दूषित होना, जिससे सजीवों पर विपरीत प्रभाव पड़े। कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? अवांछित हानिकारक पदार्थों को इस्तेमाल नहीं करके प्रदूषण को रोक सकते हैं। पटाखे बड़े बूढ़े बीमार लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं? पटाखों से निकलने वाला धुआं बीमार लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर देता है। इनकी आवाज से कान बहरे हो जाते हैं। आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? हम दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं, इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे चलाते हैं, दिए लगाते हैं, एक दूसरे के घर पर मिलने जाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और खूब मस्ती करते हैं हमारी फैमिली के साथ में, परिवार के साथ में। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 73। अब देखेंगे कार्यपत्रक 74, जिसमें है एक पद्यांश, जिसे पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो भी जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, हारे नहीं इंसान, हे संदेश जीवन का यही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो यहाँ पर एक मोटिवेशनल कविता है, जिससे बताया गया है कि कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कांटों में भी गुलाब खिलते हैं। तो आप कैसी भी परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं? आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ ये एक्सक्यूजेस होती हैं कि हमारे पास में ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत कम जिसके पास में खाने को भी नहीं रहता है, वो भी आज लड़का या लड़की पढ़ कर के अपने नाम को रोशन कर रहे हैं, गांव को रोशन कर रहे हैं, अपने देश को रोशन कर रहे हैं। तो एक्सक्यूजेस अपने साइड में रखें और पढ़ाई करें मन लगा करके। देन आप देखें कि आपको कितनी तरक्की मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब कवि ने जीवन का सच्चा सच किसे कहा है? कि कवि ने जीवन का सच्चा संघर्ष, जो सच्चा सच है, वो संघर्ष को कहा है। चुपचाप अपने आप से लड़ने का क्या महत्व है? चुपचाप अपने आप से लड़ने का महत्व है गुमसुम या उदास चिंता में डूबे रहना। कांटे और कलियां किसका प्रतीक है? कांटे और कलियां सुख दुख का प्रतीक है। कवि क्या संदेश देना चाहता है? सहन दुखों या कष्टों, संघर्षों से कभी हारे नहीं, ये संदेश देना चाहता है। हार सच शब्दों की विलोम शब्द लिखिए। हार का हो जाएगा जीत और सच का हो जाएगा झूठ। ता प्रत्यय लगाकर कोई 4 नए शब्द बनाने हैं। सुंदर में ता लगा देंगे सुंदरता, मधुर में ता लगा देंगे मधुरता, विशेष में ता लगा देंगे विशेषता, एक में ता लगा देंगे एकता हो जाएगा। 75 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक गद्यांश दे रखा है जिसे पढ़ना है और रीड आउट करके आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारत एक महान देश है। भारत की यहाँ पर विशेषताएं बताई जा रही है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई को प्रकट करता है। इससे निकलने वाली गंगा, यमुना आदि नदियां भारत भूमि को जलदान करती हैं। खेती सोना उगलती है। वन उपवन उद्यान फूल फल लताओं से लहरा जाते हैं। हिमालय की घाटियों में जड़ी बूटी होती हैं, जो हमारे रोग दूर करने के काम आती हैं। भारत की भांति ही हिमालय विशाल है, अटल है, अमर है। हिमालय भारत का एक पर्वत नहीं, स्वयं भारत है। हम सब उसकी ऋणी हैं। तो भारत की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी हिमालय के कारण। तो यहाँ हिमालय के बारे में बताया गया है, क्योंकि हिमालय ही है जिसके कारण आज भारत में जो भी है वो हिमालय के कारण ही है। तो हिमालय को श्रेष्ठ कहा है, हिमालय को भारत के बराबर कहा है कि हम सब उसकी ऋणी है, क्योंकि वहाँ से ही हमें जड़ी बूटियाँ, पानी, जल सभी मिल रहा है। तो क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। अब देखिए, महान हिमालय की बात की जा रही है, तो यहाँ पर शीर्षक हो जाएगा महान हिमालय। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं गंगा, यमुना। जलदान की तरह निम्न 3 शब्दों को भी बनाइए। जैसे जल दान होता है जल का दान करना, इसी तरह से अन्नदान अन्न का दान करना, भूमि दान भूमि का दान करना, नेत्रदान नेत्र का दान करना। हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा हिमधन आले, जिसमें दीर्घ संधि है, ए और आ हो जाएगा आ। हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, जड़ी बूटियां पाई जाती है और अटल है। हिमालय पर्वत की महानता को किसके गौरव का प्रतीक माना गया है? हिमालय पर्वत की महानता को भारत के गौरव का प्रतीक माना गया है। प्रस्तुत गद्यांश से संबंधित कविता की कुछ पंक्तियां लिखिए। तो यहाँ पर कविता में बदलना है आपको गद्यांश को। जैसे खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। अटल अमर शब्दों को उपसर्ग से अलग करके लिखिए। तो अटल में देखिए अ उपसर्ग लगा हुआ है, अ धन टल, और अमर में लिखा हुआ है अ धन मर। ठीक है, तो अ उपसर्ग है यहाँ पर दोनों में ही।
तो ये डन होता है कार्यपत्र 75। अब देखेंगे कार्यपत्र 76। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए चित्र है यहाँ पर एक ग्रामीण परिवेश का चित्र है जिसमें कुएं से जल निकाल रही है महिला। लड़की खड़ी है वहाँ पर, देखिए जो बकरी है वो घास चर रही है। एक लड़की है साइकिल चला रही है। एक फल सब्जी वाला जा रहा है, देखिए। इसी तरह से एक डंठल उठाए, जो लकड़ियों का डंठल होता है, लकड़ियों का गुच्छा, वो ऊपर सर पर उठाए जा रहा है। एक आदमी जा रहा है लाठ को लेकर। तो यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाई गई कि 8 वस्तुओं के नाम लिखिए। पुरुष, औरतें, बकरी, कुआं, पेड़, झोपड़ी, मटका, सब्जी वाला। तो यहाँ ये सब दिखाई दे रहा है। इस चित्र में घरों की छत किस सामग्री से बनी हुई है? सरकंडे एवं बांस व घास से। आपके गांव में कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखिए। नीम, आम, पीपल, पपीता, अमरूद, केला, अशोक, जामुन। आपके घर की छत किस सामग्री से बनी हुई जानकारी कर लिखिए। तो हमारी घर जैसे सीमेंट, बजरी, सरिया, पत्थर, मिट्टी। आपके घर जिस चीज़ से बने हुए हैं आप पूछ करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। घरों की किवाड़, खिड़की किस सामग्री से बनते हैं? लकड़ी, लोहा, एल्यूमिनियम, कांच से। तो ये डन होता है कार्यपत्र 76 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 77। यहाँ पर समाचार पत्र की एक कतरन दी गई है जिसे पढ़ना है और प्रश्न के उत्तर देने हैं। समाचार है जयपुर 17 अगस्त रविवार तड़के हादसा लगभग 4-5 बजे हुआ। दिल्ली रोड पर पुलिस चौकी के पास सड़क से गुजरते किसी वाहन ने मादा लंगूर को चपेट में ले लिया। उससे लिपटा बच्चा भी वाहन तले न आ जाए, इसलिए लोगों ने बच्चे को सड़क के किनारे कर दिया। लोगों ने फल दिए पर उसने देखा तक नहीं। रह रहकर मृत माँ के पास जाता रहा। लोग उसे हटाते रहे पर वह नहीं माना। आखिर दोपहर लगभग 1 बजे लोगों ने लंगूरों के झुंड में उसे ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ दूसरी माता लंगूर ने अपने बच्चों को हटाकर उसे संभाला तो वह उससे चिपक गया। तो ये बात हो रही है, एक हादसा बताया गया है जिसमें जो छोटा लंगूर है उसकी माँ चपेट में आ जाती है किसी वाहन के, और वो बच्चा उसे नहीं छोड़ना चाहता है, बट लोगों ने उसकी मदद की और उसको झुंड में छोड़ा ताकि वो अपनी माँ से अलग माँ के पास ना जाए और माँ से दूर रहकर जी सके। तो ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है 17 अगस्त को। हादसा हुआ था रविवार को। यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है? जयपुर से। ये खबर किसके बारे में? सड़क हादसे के बारे में जिसमें मादा लंगूर किसी वाहन की चपेट में आ गई। लंगूर के बच्चे ने लोगों की दी हुई चीज़ें क्यों नहीं खाई? क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। आप घटना स्थल पर होते तो क्या करते? हम भी प्यार से उस बच्चे को चीज़ें खिलाते। सड़क दुर्घटनाओं में हर दिन बहुत से जानवर मार जाते हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आप अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे? लिखिए। सड़क पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो तथा वाहनों की स्पीड तय हो। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 77। अब देखेंगे कार्यपत्रक 78 जहाँ पर एक कविता है जिसे पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने आपको दिए गए। ठीक है, तो कविता पढ़ेंगे। पूछ रही मछली कछुए से, क्या लगते हो मेरे? सांप पूछता कछुए से, हाल चाल क्या तेरे? सूरज ने धरती से पूछा, लगा रही क्यों फेरा? धरती ने सागर से पूछा, क्यों मुझको है घेरा? तो ये कविता है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ एक दूसरे से ना कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो आप कल्पना करके ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर में 2-2 पंक्तियाँ लिखिए। जैसे कछुए ने मछली से कहा होगा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं धरती से जल में आया हूँ। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है उसने कि क्या लगते हो, क्यों आए हो मेरे पास में, तो ये बोलेगा इस तरह से। कछुए ने सांप से कहा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, क्योंकि हाल चाल पूछ रहे हैं सांप। धरती ने सूरज से कहा होगा कि मैं आपको पूर्ण रूप से जानना चाहती हूँ कि क्या आप चारों तरफ से इतने गर्म हैं। तो सागर ने धरती से कहा होगा कि मैंने तुम्हें सूर्य की तेज गर्मी से बचा रखा है और इसलिए आप तुमको घेरा हुआ है। क्योंकि धरती पूछ रही है सागर से कि मुझको क्यों घेरा हुआ है, तो इसलिए वो बता रहा है। इस कविता को दी गई पंक्तियों की सहायता से आगे बढ़ाइए। चांद ने तारों से पूछा, दिन में कहाँ छुप जाते हो? बादल ने पर्वत से पूछा, क्यों मेरा रास्ता रोका? पेड़ ने छाया से पूछा, मेरे नीचे ही तुम क्यों रहती हो? तो इस तरह से आपको आगे बढ़ाना था दी गई कविता को। कार्यपत्रक 79 का सॉल्यूशन, जिसमें है एक गद्यांश जिसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। यदि सादगी से भरा जीवन उच्च आदर्शों एवं विचारों से युक्त हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सादगी से भरा जीवन व्यक्ति को लोभ, लालच, आडंबर, प्रदर्शन की भावना से दूर रखता है तो उसके विचार उसके मन को पवित्र और निष्कपट बना देते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, भाववाचक संज्ञा भी बनाइए। भाववाचक संज्ञा जिसे छू नहीं सकते हैं बट वो संज्ञा होती है, जैसे आप सोच सकते हैं, जैसे भरा, भरा का हो जाएगा खाली, अब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा खालीपन, मुझे खालीपन सा महसूस हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। दूर अर्थात पास, निकट हो जाएगा यहाँ पर इसका विलोम शब्द, और भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा ये, इनसे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो निकटता। ठीक है, वो मेरे निकटता, जैसे नदी के पास निकटता पर ही एक जंगल है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इसका यूज होगा। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक, यहाँ पर सादा जीवन की बात की गई है तो उचित शीर्षक हो जाएगा सादा जीवन। व्यक्ति की महानता का प्रतीक है सादा जीवन। जो भी व्यक्ति महान जो हुए हैं और सादा जीवन जिए हैं ना, वो ही बहुत फेमस हुए हैं। जैसे आप देख लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को देख लीजिए, वो अपने उच्च पद पर होते हुए भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। इसी के लिए आज वो महान हस्तियों में गिने जाते हैं और उन्हें याद किया जाता है सच्चे दिल से। तो इसी के लिए जो सादा जीवन जीते हैं वो मरने के बाद भी उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि उनका जीवन बहुत ही सुखमय और वैसा रहा है कि उन्होंने हर किसी को अपनेपन से देखा है। जैसे आप टाटा को ले लीजिए, रतन टाटा जी जो बहुत बड़ी हस्ती है, फिर भी उनके देखिए आप बिल्कुल वो काम रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, कभी भी घमंड नहीं किया उन्होंने अपने बड़प्पन पर। निष्कपट शब्द का अर्थ होता है कपट रहित। सादगी भरा जीवन मन को पवित्र करता है। सोने पे सुहागा होना, मुहावरे का अर्थ बताइए, बेहतर से और बेहतर होना। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 79 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 80, जिसमें एक संवाद है जिसे पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छत्रपति शिवाजी का संवाद है ये सेनापति से। सेनापति, युद्ध का क्या समाचार है? सेनापति बोल रहा है, महाराज युद्ध में हम विजयी हुए, बहोलोल खां दुम दबाकर भाग निकला। छत्रपति शिवाजी बोल रहा है, सेनापति आपके हाथ में क्या है और इस पालकी में कौन आया है? सेनापति बोल रहा है, महाराज ये मेरे हाथ में कुरान है, इस पालकी में बहलोल खान की बेगम गौहर बानो है। गौहर बानो आपके लिए तोहफा है। कुरान को अपमानित कर हम हमारे मंदिर और धर्म ग्रंथों का प्रतिशोध ले सकते हैं। छत्रपति शिवाजी बोलते हैं, सेनापति स्त्री और धर्म ग्रंथ अपमान करने के लिए नहीं, सम्मान के लिए होता है, जाओ इन्हें सम्मान लौटा कर आओ। तो बहुत ही महान हुए हैं छत्रपति शिवाजी भी, जैसे हमारे महाराणा प्रताप है, इसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में बहुत ही महान हुए हैं, जिन्होंने जैसे महाराणा प्रताप ने अपना एक जीवन में कर्तव्य निभाया, इसी तरह से छत्रपति शिवाजी ने भी निभाया है। और वो इसके विरुद्ध में थे कि किसी भी स्त्री का अपमान हो या किसी भी धर्म ग्रंथ का अपमान हो। उनके साथ में अपमान हुआ होगा, पर उन्होंने कभी भी किसी स्त्री और धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं किया है। इसी तरह से जैसे महाराणा प्रताप ने भी अपने जीवन काल में कभी किसी स्त्री और धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं किया था, चाहे उनसे कितना भी अकबर लड़ा हो, फिर भी उसने नहीं, जो बेगमों को लेकर आए थे पकड़ करके, उन्होंने छुड़वा दिया था। जैसे उनका बेटा है जो अमर, वो ले आया था बेगमों को पकड़ करके, तो उन्होंने उनसे भी कहा था कि तुम इन्हें छोड़ कर आओ, ये बहुत गंदी बात है। तो इस तरह से बहुत मान हस्ती हुए हैं हमारे इतिहास में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखेंगे, युद्ध से दुम दबाकर कौन भागा? बहलोल खां। दुम दबाकर भागना अर्थात डरकर भाग जाना। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ रामायण, गीता, वेद है। उसी तरह इस्लाम, ईसाई, सिख धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम लिखिए। इस्लाम का है कुरान, ईसाइयों का है बाइबिल और सिख का है गुरु ग्रंथ साहिब। एक अच्छे शासक के क्या गुण होने चाहिए? वे देशभक्त और बहादुर होना चाहिए, वे जनता का सेवक और उसके सुख दुख को समझने वाला, धर्मनिरपेक्ष, सभी का मान सम्मान करने वाला होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी ने कहा, स्त्री और धर्मग्रंथ अपमानित करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, क्योंकि नारी सम्मानजनक होती है। कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, वह धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती है, जहाँ नारियों का सम्मान नहीं किया जाता है, वहाँ देवता कभी निवास नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी ही देवी की पूजा कर लीजिए। आप अगर घर की स्त्री को अपमानित कर रहे हैं तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप एक मूर्ति की पूजा करें, आप एक तस्वीर की पूजा करें, आप कन्याओं को जिमाएं। आप पहले अपनी कन्या, अपनी जो जैसे वाइफ है, उनका सम्मान करें, देन आप एक्सपेक्टेशन रखें कि आपके घर में कोई देवता निवास कर सकता है। आप भी कोई ऐसे दो महान पुरुषों के नाम लिखिए जिन्होंने धर्म और स्त्री का सम्मान किया है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं जिनके आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक। तो स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 81
कार्यपत्रक 81 के सॉल्यूशन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक गद्यांश है जिसे पढ़ना है और उत्तर देने हैं आपको क्वेश्चन के। तीनों सहेलियां राधा, कविता और सुचि श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर आई तो उनके टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम कहकर स्वागत किया। उनकी टैक्सी लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई। लंबा सफर करते हुए वे कारगिल गोम्पा पहुंची। मॉनेस्ट्री में भीतर प्रवेश करने से पहले कुछ लद्दाखी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, जुले जुले। वे तीनों समझ नहीं पाई और एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक लद्दाखी लड़की ने कहा, जुले जुले का मतलब है नमस्ते। तब तीनों ने मुस्कुराकर कहा एक साथ, जुले जुले। तो यहाँ पर ये श्रीनगर हवाई अड्डे और लेह लद्दाख की बात हो रही है, जिसमें देखिए श्रीनगर हवाई अड्डे में उन्हें देखने को मिला कि एक ने बोला सलाम वालेकुम, जो कि मिलने पर कहा जाता है, और लद्दाख में लड़कियों ने उन्हें कहा जुले जुले, जिसका अर्थ होता है नमस्ते। तो दोनों ही अर्थ एक जैसे अर्थ देते हैं, दोनों ही शब्द। तो यहाँ पर सलाम वालेकुम कहा था, किसने कहा था? टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम। वे दोनों एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। क्यों? क्योंकि वे जुले जुले का मतलब नहीं समझी। टैक्सी रवाना हुई श्रीनगर से। हम एक दूसरे से मिलने के लिए एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपके यहाँ पर स्थानीय भाषा में एक दूसरे से मिलने पर क्या कहते हैं, तो वो आपको लिखना है। जैसे राम राम भी कहते हैं, जय श्री कृष्णा कहते हैं, राधे राधे कहते हैं, कई अपनी अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ये सब। तो यहाँ पर आपको लिखना है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नमस्ते अर्थात जुले जुले, वृक्ष पेड़, वायुयान हवाई जहाज, सहेलियां सखियां। पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। तो ये आपको करना है क्वेश्चन कि अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हैं आपकी भाषा में, जैसे हमारी भाषा में हम कहते हैं राम राम, कहीं जगह कहते हैं प्रणाम, है ना। तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो मैंने बोला है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नए शब्द बनाइए। लद्दाख लद्दाखी, इसी तरह से आपको ई की मात्रा लगा करके शब्द बनाने। महाराष्ट्र का महाराष्ट्री, कश्मीर का कश्मीरी, राजस्थान का हो जाएगा राजस्थानी। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 81। अब देखेंगे कार्यपत्रक 82, जिसमें है आगे एक कहानी, जिसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरते हुए भावेश सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से नीचे ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडर पर रुके, जो काफी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था, तो कोई मिट्टी लाता, तो कोई उसे गूंथता, कोई सूखी ईंट को सुखाकर भट्टे से ले जा रहा था। तो ये बात हो रही है भट्टे की, जहाँ पर ईंटें बना रहे हैं, पुल से गुजरते हुए जो उन्होंने देखा, तो वो बात हो रही है यहाँ पर। तो तीनों ने दौरा करने का फैसला किया पास वाली इमारतों का। पुल के नीचे आधार दिया हुआ था ईंटों का। भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? अनिल और पंकज के घर। ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था? ईंट पकाने का, ईंट बनाने का, भट्टे में डालने का, मिट्टी लाने का, गूंदने का, सुखाने का। ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? मिट्टी, पानी, सांचे, अग्नि। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। खंडर अर्थात गिरा हुआ भवन, गूंदना अर्थात मिलाना या मसलना, इमारत मकान, निर्माण अर्थात बनाना या रचना। मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से क्या क्या वस्तुएं बनती है, तो उन्हें सूचीबद्ध करिए। आजकल मिट्टी से बहुत सारी चीजें बनती है, बर्तन से लेकर सब कुछ। तो जैसे मटका, सुराही, चूल्हा, मूर्तियां, गिलास, झोंपड़ी, बर्तन, खिलौने, गमले इत्यादि सब मिट्टी से बनते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 82। अब देखेंगे कार्यपत्रक 83, जिसमें क्वेश्चन है। नीचे एक कविता दी गई है, लेकिन कविता में कुछ वाक्य अधूरे हैं। आप अपने मन से अधूरी जगह को इस तरह पूरा करें कि एक मजेदार कविता बन जाए। आप इसमें नई पंक्तियां भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए अधूरे शब्दों को हम लिखेंगे, जैसे तिकोने तुम समोसे भाई, तुमने सारी चीजें खाई, आलू और इमली खाई, खाया सारा मसाला, मुंह तो छोटा सा है लेकिन तेल बहुत पी डाला। तिकोने तुम समोसे भाई, गर्मा गर्म खाया है सब कुछ, चाय मांगते सारे भाई, गर्मा गर्म खाया है सब कुछ, फिर भी मीठा खाया, सबने मुंह में रसगुल्ला, समझ न आई तेरी माया, आनन फानन पचा लिया सब, खाई तुमने मिर्ची, तिकोने तुम समोसे भाई, 20 कचौड़ी पूड़ी 30, 20 कचौड़ी
पूड़ी 30, दही बड़े खाए 31, 3 बार रबड़ी खाई, खीर कटोरे भर भाई, मालपुए और इमरती लाला सब कुछ खा करके बोले यूं मचल के, कुछ भी नहीं खिलाया भूखा तुमने मुझे उठाया है। तो यहाँ पर एक जगह लाला की बात हो रही है जिसने 20 कचौड़ी पूड़ी 30 खा ली है, दही बड़े खा लिए 30 है ना, 3 बार रबड़ी खा ली, खीर कटोरे भरकर खा ली, मालपुए इमरती खा ली, फिर भी वो बोल रहा है कि तुमने मुझे भूखा ही उठा दिया है। ठीक है। और एक जगह बात हो रही है समोसे की, जिसमें खट्टा मीठा मसाला खूब सारा होता है। हम मिर्ची लगती है तो रसगुल्ला भी खा लेते हैं, मिर्ची लगती है तो हम पानी भी पी लेते हैं फिर भी हमें बहुत अच्छा लगता है जो समोसा होता है वो, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना था। इसी तरह से आगे देखिए, कहानी रूपांतरण करनी है आपको। समोसे की कहानी बतानी है। जैसे यहाँ पर ये एक समोसे की कहानी है जो तिकोना होता है। इसके अंदर आलू मसाला इमली की खटाई के साथ भरा जाता है एवं तेल में तला जाता है। इसको गर्मा गर्म खाया जाता है, लेकिन चाय के साथ इसे खाने का अलग ही मजा आता है। खाते खाते जब मिर्ची लग जाती है तो मिठाई भी खानी अच्छी लगती है। इसलिए कहा जाता है कि समोसे की माया किसी को समझ नहीं आती है। और इसी तरह से हम लाला की बात करेंगे। जैसे लाला पंडित जी जब जीमने आए तो उन्होंने 20 कचौड़ी 30 पूड़ी 31 दही बड़े खाए, 3 बार रबड़ी भर भर कटोरा खीर खा ली, पालपुए इमरती सब कुछ खाने के बाद भी यह बोले कि मुझे कुछ खिलाया नहीं, भूखा ही उठा दिया। तो आपको इस तरह से कहानी को करना था, कविता से कहानी में कन्वर्ट। ठीक है। तो ये होता है कार्यपत्रक 83। तो यहाँ सबसे पहले कार्यपत्रक 84 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, उचित क्रिया शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। भैया आप मुझे जन्मदिन पर क्या, अब यहाँ पर आपको देना का लिखेंगे, क्या दोगे, है ना। तो सही वर्ड लिखना है आपको, देना का देना नहीं लिख देना है। क्या देना नहीं बनेगा, क्या दोगे बनेगा। ठीक है। रोहित जोर जोर से क्या करने लगा, हंसने लगा। विपिन कहानी पढ़ रहा है। आराध्य सीढ़ियों से कूद रहा है। आंधी में पेड़ क्या हो गया, टूट गया। टूटना का हो जाएगा टूट। उचित क्रिया विशेषण का उपयोग करके वाक्य को पूरा करें। जैसे गाय बैठी है, गाय बाहर बैठी है। बच्चा सो रहा है, बच्चा गहरी नींद में सो रहा है। सोने की विशेषता की गहरी, तो आपको क्रिया विशेषण यूज करना है जो विशेषता बता रहा है क्रिया की। मुझे कुल्फी खानी है, मुझे मलाई वाली कुल्फी खानी। कुल्फी की विशेषता है मलाई वाली। चपरासी ने घंटी बजाई, चपरासी ने जोर से घंटी बजाई। तो इस तरह से आपको क्रिया विशेषण लिखना था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इस वर्ग पहेली से क्रिया शब्द चुनकर लिखिए, किन्हीं 4 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, वर्ग पहेली से आपको पहले तो क्रिया शब्द ढूंढने हैं। जैसे देखिए, सजाना हो गया, बनाए, जाना, खेलेंगे, झूले, सुनाना, गरजना, जीतना, दौड़। आप सर्कल भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सभी क्या है, क्रिया शब्द हैं। अब यहाँ पर वाक्य बनाने 4 शब्दों का यूज करके। जैसे कोई भी आप 4 शब्द ले लीजिए, उनके वाक्य बना दीजिए। जैसे रवीना ने दीपक जलाकर पूरे घर को सजा दिया। ये सजाना हो गया। ठीक है। सुरेश और महेश कल क्रिकेट खेलेंगे, खेलेंगे हो गया। बादलों के गरजने से पक्षी डर जाते हैं, तो ये डरना हो गया, गरजना हो गया, सॉरी, है ना। भारत देश का मान बढ़ाने के लिए क्रिकेटर्स को विश्व कप जीतना पड़ेगा, तो ये जीतना हो गया। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 84। अब देखेंगे कार्यपत्रक 85 का सॉल्यूशन। इसमें एक पद्यांश है जिसे पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अंबर पर छा जाओ बादल, धरती सरस बनाओ बादल, रिमझिम राग सुनाओ बादल, नाचो बादल गाओ बादल, तुम जल की भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने, कालिदास के मेघदूत तुम, वर्षा ऋतु के अग्रदूत तुम। तो यहाँ बात हो रही है बादल की। अंबर यानी आसमान, आसमान पर छा जाते हैं बादल और धरती को क्या बनाते हैं, रस के साथ। सरस का अर्थ होता है रस के साथ, क्योंकि धरती पर जब पानी बरसेगा तभी खेती होगी, और खेती होगी तभी तो धरती हरी भरी होगी और पेड़ पौधे उगेंगे, है ना। अंबर पर छा जाओ बादल, इसका अर्थ है धरती सरस बनाओ बादल। देन है रिमझिम राग सुनाओ बादल, तो बादल की कैसी राग सुनती रहते हैं ना हम, गरजते रहते हैं बादल, और उसके कारण मोर भी नाचते हैं। इसी तरह से जल के जो जल के स्रोत होते हैं वो भर जाते हैं बारिश होने से, है ना। और कालिदास ने इन्हें क्या कहा था, बादल को मेघदूत। तो वर्षा ऋतु के अग्रदूत है। ठीक है। तो वर्षा ऋतु आने से पहले बादल बोलते हैं कि वर्षा ऋतु आने वाली है। वर्षा ऋतु के पहले हमें बहुत सारे बादल दिखाई देते हैं, अर्थात हम समझ जाते हैं कि बादल आ गए हैं, अर्थात वर्षा ऋतु अब आने वाली है। तो यहाँ पर ये पद्यांश है। अब देखेंगे क्वेश्चन, बादल शब्द का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा वारिद।
तो आपको पर्यायवाची की अगर सीरीज़ देखनी है तो हम हमारे चैनल पर पर्यायवाची की सीरीज़ भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप ज़रूर से देखिए हमारी पर्यायवाची की सीरीज़, ताकि आपको काफ़ी सारे पर्यायवाची एक साथ लर्न हो जाएँ। और हम इम्पोर्टेंट पर्यायवाची ला रहे हैं, और वीडियो काफ़ी लंबा नहीं बना करके छोटे छोटे पार्ट्स में उन्हें डिवाइड करके ला रहे हैं, ताकि आपको सभी की पर्यायवाची समझ में आ जाए। तो एक बार हमारे चैनल पर चेकआउट जरूर करें पर्यायवाची को। सरस में स उपसर्ग लगा है, आप भी स उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो स उपसर्ग लगाकर जैसे सकल हो गया, सतह हो गया, सपरिवार हो गया, सनाथ हो गया। अगला होगा कवि बादलों से क्या करने को कह रहे हैं। अंबर पर छा जाने को, रिमझिम बरसने को, धरती को रस बनाने को, सरस बनाने को और नाचने गाने को। कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है। कालिदास का मेघदूत, वर्षा के अग्रदूत। इस कविता को उचित शीर्षक दीजिए। वर्षा का अग्रदूत, क्योंकि वर्षा का अग्रदूत की बात हो रही है बादल की। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित भरकर कीजिए। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जैसे तुम जल की रिक्त स्थान खजाने, तो यहाँ पर आपको भरना है भरपूर। तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने, यहाँ पर क्या आ जाएगा, युग युग। कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी है। तो कवि कालिदास की पुस्तक है मेघदूत, जिसमें उन्होंने बादलों को संबोधित करते हुए कहा है, उन्हें मेघदूत कहा है। तो इस तरह से डन होता है आपका ये कार्यपत्रक 85 का सॉल्यूशन, 85 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे आकलन पत्रक 15 का सॉल्यूशन, 15 का सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है जिससे पढ़ेंगे हम, और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो सबसे पहले रीड करेंगे हम इस गद्यांश को। एक दिन 3 साल का बालक अपने पिताजी का वर्कशॉप में खेल रहा था। खेलते खेलते अपने पिताजी के रखे हुए नुकीले औजारों पर जा गिरा। उसकी दोनों आंखों में चोट आ गई, जिससे उसे दिखाई देना बंद हो गया। यह बालक पढ़ना चाहता था, किंतु उस समय दृष्टिहीन लोग केवल उभरे हुए अक्षरों की ही पहचान कर सकते थे। 12 बिंदु वाला तरीका भी था। वह बालक सरल विधि की खोज में जुट गया और उसने एक दिन 6 बिंदुओं वाली लिपि की खोज कर ली। इस बालक का नाम लुईस ब्रेल था। उन्हीं के आधार पर इस ब्रेल लिपि का जो नाम है वो पड़ा है। आज पूरे विश्व में ब्रेल लिपि दृष्टिहीन लोगों को पढ़ा लिखा कर नया जीवन दे रही है और दिया है। तो वहाँ पर उस बालक ने अपनी ना दिखने की एक अलग पहचान बनाई, और उसने जो ना दिखने वालों के लिए है वो लिपि ढूंढ निकाली, और जिसे नाम दिया गया ब्रेल लिपि, जो कि दृष्टिहीन को पढ़ा करके उनका भविष्य संवार रही है। तो यहाँ पर एक गद्यांश है लुईस ब्रेल के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, बच्चा वर्कशॉप पर क्या कर रहा था, खेल रहा था। बालक के गिरने पर दोनों आंखों में चोट आ गई। जो नुकीले औजार थे उन पर जा गिरा था, जिसके कारण उनकी दोनों आंखों पे चोट आ गई थी। बालक का नाम था लुई ब्रेल। दृष्टिहीन बालक आज पढ़ रहे हैं ब्रेल लिपि से। ब्रेल लिपि का उपयोग कौन कैसे करता है और क्यों। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन लोग पढ़ने लिखने हेतु करते हैं। खेलते समय हमें किन की बातों को ध्यान रखना चाहिए। खेलने हेतु हमें खुली जगह, जहाँ पर खतरनाक वस्तुएं नहीं हो, जिनसे हमें नुकसान नहीं पहुंचे, वहां पर खेलना चाहिए। बहुवचन लिखिए, आपको बहुवचन बताने हैं शब्दों के, जैसे लाख का लाखों, अक्षर का अक्षरों। नए शब्द बनाने हैं आपको, लिख का लिखावट हो जाएगा, दृष्टि का दृष्टिहीन हो जाएगा। पर्यायवाची लिखने हैं, जैसे बादल का मेघ, वारिद, धरती का हो जाएगा भूमि, वसुंधरा। अपनी पसंद की कोई एक कविता लिखिए। आपको कोई भी एक कविता लिखनी है जो आपको बहुत पसंद हो, जैसे मैंने लिखी है यहाँ पर, प्यारे बादल पानी दो, काले बादल पानी दो, आसमान पर छा जाओ, जल अमृत बरसा जाओ, प्यास धरा की कर दो दूर, हरियाली से हो भरपूर। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक कविता लिखनी थी। तो ये डन होता है आपका आकलन पत्र 15 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 86, जिसमें एक विज्ञापन है जिसे पढ़ना है, आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें जो जानकारी दी गई है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये विज्ञापन है चित्रकला प्रतियोगिता का, जो कि होगा 15/12/2023 को। 3 सबसे बड़े इनाम रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार को मिलेंगे 3000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार को मिलेंगे 2000 रुपये, तृतीय पुरस्कार को मिलेंगे 1500 रुपये। पहली से 5वीं कक्षा के लिए ये है, और सोमवार को होगी 9 से 12 बजे तक के बीच में। स्थान दिया गया है सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जनपद जयपुर, राजस्थान, और 6 अंकों का यहाँ पर पिन कोड दिया गया है। ठीक है 302005। यह प्रतियोगिता किस कार्यक्रम के लिए है। ये चित्रकला प्रतियोगिता के लिए है। यह कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम, जनपद जयपुर, राजस्थान, 302005।
कौन कौन सी कक्षा के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं? कक्षा पहली से 5वीं तक के। कार्यक्रम का समय है सोमवार 9 बजे से 12 बजे तक। कुल कितने रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? 3000, 2000, 1500 को टोटल हो जाएंगे 6500 रुपए का कुल पूछा है हमें। ठीक है, आपके विद्यालय में कौन कौन सी प्रतियोगिता होती है? जैसे चित्रकला होता है, वाद विवाद होता है, निबंध लेखन होता है, भाषण होता है। कला शब्द का प्रयोग कर 3-3 नए शब्द बनाने हैं, जैसे लोक कला, इसी तरह से चित्रकला हो जाएगा, वास्तुकला हो जाएगा, मूर्तिकला हो जाएगा। दिए गए शब्दों के अर्थ बताने हैं, जैसे प्रथम का पहला होता है, स्टेडियम का अर्थ बताना है, इनाम का अर्थ बताना है, जैसे पुरस्कार। प्रतियोगिता जो हमारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं तो उसका हिंदी अर्थ बताना है आपको। ठीक है, तो ये आप जरूर से ढूंढें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको आंसर भी इसके बता दूंगी वहीं पर। तो ये आपको करना है, ये आपका टास्क है आज का। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 86, कार्यपत्रक 87 के सॉल्यूशन से 87 पक्ष के सॉल्यूशन से। यहाँ पर एक कहानी जिसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आपको आंसर करने हैं। हरी भरी पहाड़ पर बकरियां चढ़ने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया। बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यों कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी? वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी की भय से शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इन विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में नहीं लाए। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। तो यहाँ पर बकरियों की बात की गई है कि किस तरह उन्होंने भेड़िए से तंग आने के कारण जो चरवा है उनको चराने वाला, उसने उन्हें एक चार दीवारी में कैद कर दिया, क्योंकि एक न एक बकरी डेली मर रही थी। तो एक जो बकरी थी नहीं, वो नई जो बकरी थी अभी अभी जवान हुई थी, तो उसे ये बंधन नहीं पसंद आया और वो सोचने लगी कि ऐसे क्यों डरते हैं हमें तो खुलकर ही चरने में मज़ा आता है। तो दूसरी बकरियां उसे समझाती हैं कि हमारी मौत कब आ जाए ये हमें भी नहीं पता है, तो इसलिए तुम यहाँ पर ही रहकर के जो चारा है वो खाओ। चरवाहे ने बकरी चराना बंद किया, क्यों? भेड़िए के डर से। बंधन पसंद नहीं आया बकरी को। भेड़िए के डर से चरने नहीं जाने पर युवा बकरी क्या सोचने लगी? वह सोचने लगी कि क्या अत्याचारी से कब तक डरा जा सकता है। उसे यह बंधन पसंद नहीं आया। गडरिया बकरियों को चराने के लिए कहाँ ले जाता था? हरे भरे पहाड़ पर। इस गद्यांश में कौन कौन सी जानवरों के नाम आए लिखिए। बकरी, भेड़िया, शुतुरमुर्ग। यदि आप बकरी के स्थान पर होते तो क्या करते? हम अन्य बकरियों के साथ चुपचाप रहते। तो अगर आप साहसी हैं तो आप यहाँ ये भी आंसर दे सकते हैं कि हम बकरी के स्थान पर होते तो हम अकेले ही भिड़ने चले जाते, बट अकेले नहीं जाते, हम ऐसा संगठन बना करके जाते कि वो जो भेड़िया है ना वो भी डर जाए। ठीक है, क्योंकि अकेले लड़ना एक मूर्खता रहती है, क्योंकि सामने वाला अगर आपके सामने शक्तिशाली है तो आपको एक न एक कुछ ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए, एकता लानी चाहिए, अपने आप का संगठन बनाना चाहिए, तब जाकर के आप उससे लड़ सकते हैं। अकेले आप लड़ेंगे तो व्यर्थ है, या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी या वो आपका कुछ बुरा कर देगा। ठीक है, तो इसलिए एकता में रहना जरूरी है, सबके संग में रहना जरूरी है, सबके संग में रहकर लड़े, अकेले रहकर नहीं लड़े, आप सबको एक करें देन लड़े। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 87 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 88 का सॉल्यूशन, जिसमें अगेन एक गद्यांश है जिसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर दिखने हैं आपको। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती हैं, किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होता। उसमें असीम धैर्य और सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। सदाचार सफलता का मार्ग है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है, वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं, उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है, यानी हम उनके अनुसार करते हैं। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए, तो हमें हमेशा सदाचार में रहना चाहिए, यानी सदाचार यहाँ पे संधि है, सद्धन आचार होता है इसका जो संधि विच्छेद है। तो हमें सदाचार के साथ में रहना चाहिए, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए सभी के साथ में, तभी लोग आपको अच्छा मानेंगे और आगे भी याद करेंगे। कोई बुरा व्यक्ति होता है तो उससे
कोई भी याद करना पसंद नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, सदाचारी व्यक्ति का स्वभाव होता है कैसा? परोपकार करना। मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है सदाचार से। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? असीम धैर्य और सहनशक्ति जैसे महान गुण। उपयुक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस गद्यांश में निम्नलिखित भावार्थ को व्यक्त करने के लिए एक शब्द चुनिए, जैसे अच्छा व्यवहार, सद्व्यवहार, अच्छा आचरण या व्यवहार करने वाला सदाचारी, जो व्यवहार या आदत दूसरों से ग्रहण करने योग्य हो, अनुकरणीय, दूसरों की मदद या भला करना, परोपकार, किसी भी समस्या दुख को झेलने या सहन करने की क्षमता, सहन शक्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के एक वाक्य लिखिए। आपको शब्दों के अकॉर्डिंग वाक्य लिखने हैं, जैसे असीम, भगवान की अपनी भक्तों पर असीम कृपा रहती है। समुदाय, सिख समुदाय गुरु ग्रंथ साहिब को पवित्र ग्रंथ मानता है। मुकाबला, महाराणा प्रताप ने वीरता के साथ मुस्लिम सेना से मुकाबला किया। सामर्थ्यवान, रमेश सुरेश से अधिक सामर्थ्यवान है। गद्यांश में वर्णित गुणों वाले किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्हें आप जानते हैं। तो कोई भी दो व्यक्ति जिन्हें आप जानते हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, वो आपको लिखना है। तो जैसे जिनके अनुसार आप करना चाहते हैं या जिनका सद्व्यवहार आपको अच्छा लगता है, सदाचार अच्छा लगता है, तो यहाँ पे जैसे महात्मा गांधी, श्री राम भगवान। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 88। अब देखेंगे कार्यपत्रक 89 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक कहानी है जिसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। तो ताड़ का वृक्ष तो आपने देखा काफी सारा मोटा और मजबूत होता है और लंबा भी होता है। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उग गए थे जिनके तने नरम और लचीले थे। एक दिन जोर की आंधी आई और ताड़ का पेड़ खूब मजबूत होते हुए भी बीच में से टूट गया और धड़ाम करके सरकंडों के पौधों के बीच में जा गिरा। परंतु सरकंडों के पौधों को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। यह देखकर वह हैरान हुआ। वह उनसे पूछने लगा कि क्या कारण है? नरम और कमजोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए मैं टूट गया। तो ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुक करके आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रह गए। तो वो हवा के जैसे जहां जहां बहाव होता है, सरकंडे के पौधे उनके अनुसार बहते रहते हैं, यानी वो उधर झुक जाते हैं उस तरफ। तो क्या होती है, आंधी उन्हें उखाड़ नहीं पाती है, जबकि जो पेड़ होता है वो तना रहता है, जिसके कारण वो उखड़ जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, नदी के किनारे किसका पेड़ था? ताड़ का। ताड़ के निकट किसके पौधे उगे हुए थे? सरकंडे के। ताड़ के पेड़ की विशेषता, ताड़ का पेड़ लंबा, भारी, मजबूत व मोटा होता है। नरम और कमजोर होने पर भी आंधी सरकंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्यों? क्योंकि वे नरम होने के कारण आंधी की दिशा में मुड़कर झुक गए थे। आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? ताड़ का पेड़ आंधी के कारण बीच में से टूट गया। सरकंडे के पौधे की विशेषता बताएं। सरकंडे के पौधे नरम, लचीले और कमजोर होते हैं। इस गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखें। नदी के किनारे मजबूत ताड़ का पेड़ अपने हट और घमंड के कारण आंधी से टूट गया, जबकि सरकंडे कमजोर, नरम होते हुए भी नहीं टूटे। सार है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 89 89 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 90 90 का सॉल्यूशन, जहां पर एक चित्र दे रखा है। देखिए, तो यहाँ पर इससे अकॉर्डिंग आपको 5 वाक्य लिखने हैं जो इस चित्र में आपको दिख रहे हैं, जो आप समझ पा रहे हैं। जैसे देखिए, बच्चा छिपा हुआ है पेड़ के पीछे, है ना, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, कैट दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे हैं, हट है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, बगीचे में हरे भरे पेड़ हैं, बगीचे में खरगोश दौड़ रहा है, बगीचे में एक झोंपड़ी है, नदी में मछलियाँ हैं। देखिए, नदी में मछलियाँ दिख रही हैं, है ना, सूरज चमक रहा है। तो इस तरह से आपको लिखना था 5 वाक्य। यहाँ पर एक विज्ञापन है जिसे देख करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये खेल प्रतियोगिता से रिलेटेड विज्ञापन है, जिसमें खेल दे रखे 100 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक, गोला फेंक। उम्र सीमा दे रखी है 10 से 15 वर्ष के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। बुधवार से शनिवार को ये आयोजित होगी 16 से 19 अक्टूबर के बीच में। और महाराणा भूपाल स्टेडियम उदयपुर राजस्थान में है, जिसका पिन कोड है 313001। तो यहाँ ऊपर दिया गया विज्ञापन किस पर आधारित है? खेल प्रतियोगिता पर आधारित है। यह कब आयोजित होगा? बुधवार 16/10/2023 से शनिवार 19/10/2024 तक। किस उम्र के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं? 10 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे। यह प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित हो रही है? राजस्थान राज्य में। तो इस तरह 91 से आगे के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे वर्कशीट 91 कार्यपत्रक 91 का सॉल्यूशन। यहाँ एक कहानी है जिसे पढ़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। एक दिन एक लोमड़ी जंगल से भागती हुई आकर मुर्गी के दड़बे में घुस जाती है।
लोमड़ी मुर्गी के 2 बच्चों को छोड़कर सबको खा जाती है। लोमड़ी उन दोनों के पास आकर उन्हें खाने की बात करती है। पहला बच्चा उससे कहता है कि हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा, हम आपको अच्छी चीज़ खिलाएंगे। पहला बच्चा लोमड़ी का कुएं के पास जाकर उसे खीर दिखलाता है। खीर को खाने की इच्छा प्रकट करते हुए लोमड़ी कुएं में जाने के लिए पूछती है। बच्चा उसे बताता है कि चरखी पर 2 बाल्टियां टंगी हैं, एक नीचे जाने के लिए, एक ऊपर आने के लिए। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है क्योंकि लोमड़ी ने चंदा मामा की परछाई को ही खीर समझ लिया था। इस प्रकार मुर्गी के 2 बच्चों ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से दूर लोमड़ी से अपनी जान बचाई। तो जैसे ही उसने कुएं में देखा होगा तो वो गिर गई होगी उस कुएं में और कूद गई होगी, जिसके कारण वो मर गई होगी। तो इस कारण से 2 जो चूजे थे वो बच गए मुर्गी के। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मुर्गी घुस जाती है कहाँ पर? मुर्गी के दड़बे में। मुर्गी ने खीर समझा कुएं में चांद की परछाई को। किसने किससे व क्यों कहा हम छोटे छोटे हैं, हमें खाकर पेट नहीं भरेगा? मुर्गी के बच्चों ने लोमड़ी से कहा और स्वयं को लोमड़ी से बचाने के लिए कहा। लोमड़ी नीचे जाने वाली बाल्टी में बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि वह चंदा मामा की परछाई को खीर समझकर खाना चाहती थी। अगर आप मुर्गी के बच्चों की जगह होते तो आप कैसे क्या करते बचाव करने के लिए? हम अपने बचाव में अलग अलग तरह के प्रलोभन देते। इन क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाने क्रिया शब्दों से सोचना सा जैसे बनेगा, हमें प्रश्न का उत्तर देने से पहले सोचना चाहिए कि वह सही होगा। झांकना, बकरी ने तालाब में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। गिरना, चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिर गया। डरना, डरना से हो जाएगा, बच्चे गणित विषय के शिक्षक से डरते हैं। वर्तनी सही करें, आपको शुद्ध बनाने हैं इन शब्दों को। परछाई में देखिए बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी ई में। परछाई, जुरल जरूर, तारकीब तरकीब होता है, बाल्टी में लय आधा होता है, बाल्टी हो जाता है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 91। अब देखेंगे कार्यपत्रक 92, जिसमें अगेन एक कविता है जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो कविता है, बड़े आलसी भालू राम, सारे दिन करते आराम, बेच खा गई नई किताबें, जूते चप्पल और जुराबे। मास्टर जी का डंडा खाकर क्यों रोते अब चालू राम, हाथ हाथ पर रख कर बैठे, रखते हैं ये दिन भर ऐंठे, रहते हैं ये दिन भर ऐंठे, इसलिए तो लोग इन्हें सब कहते हैं अब टालू राम। तो टालते रहते जो बातों को उनकी क्या कहते हैं? टालू राम, है ना। और यहाँ पर बात की गई है भालू राम की, जो कि बहुत ही आलसी होते हैं। तो इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? आलसी भालूराम, क्योंकि भालूराम को यहाँ पर आलसी बताया गया है। भालूराम को कवि ने 2 और नाम दिए हैं, चालूराम और टालूराम। इस कविता के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। कविता का भाव है कि यदि आलस के कारण कार्य को टालते रहेंगे तो भालूराम की तरह सबसे पीछे रह जाएंगे तथा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। कवि द्वारा भालूराम को दिए 2 नामों की क्या कारण है? भालू की गलत करतूतों के कारण चालूराम व कार्य को टालने के कारण टालूराम नाम दिया है। आलस करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं लिखिए। आलस करने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, समय पर कार्य नहीं होता है, सबसे डांट खानी पड़ती है, अपना सामान भी खराब हो जाता है और कई लोग कीमती सामान को भी बेच डालते हैं। तो आलस करने के कारण उन्हें क्या करना पड़ता है? सही से कमाई नहीं होगी तो उन्हें अपनी चीज़ों को बेचना पड़ेगा। तो ये सब आलस के कारण होता है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 92। अब देखेंगे कार्यपत्रक 93 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक कहानी है जिसे पढ़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कहानी है तेनाली राम की। तो देखिए, तेनाली राम की चतुराई के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक बार राजा कृष्णदेव राय किसी कारण तेनाली राम से नाराज हो गए। उन्होंने तेनाली राम को दरबार में बुलाया, क्रोध भरे स्वर में कहा, तेनाली राम तुम दरबार से चले जाओ और अब मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना। अगले ही दिन तेनाली राम दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन उनका मुंह नकली चेहरे से ढका हुआ था। उन्हें देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। राजा की भी दृष्टि उस पर गई तो वे नाराज होकर बोले, मैंने तुम्हें मुंह न दिखाने का आदेश दिया था, फिर भी तुम आ गई। यह सुनकर तेनाली राम ने नम्रतापूर्वक कहा, महाराज मैंने तो आपके आदेश का पूरा पालन किया है। ये देखिए मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ जिससे आप मेरा मुंह न देख सके। यह सुनकर सभी जो दरबारी हैं वो खिलखिलाकर हंस पड़े। राजा भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाए और उनका गुस्सा शांत हो गया, उनका क्रोध शांत हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन है, तेनाली राम दरबार में थे क्या? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तेनाली राम दरबार में किस वेश में आए? मुंह को नकली चेहरे से ढककर।
राजा ने तेनालीराम से क्या और क्यों कहा? राजा ने उससे कहा कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, क्योंकि राजा उनसे किसी बात पर नाराज हो गए थे। अपना मुंह न दिखाना वाक्य किसने कहा, किससे कहा? राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखें। चतुर अर्थात चालाक, होशियार, नाराज क्रोधित, दृष्टि नजर, आदेश आज्ञा, क्रोध गुस्सा, नम्र विनम्र। तो यहाँ पर इनके अर्थ लिखने थे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 93। यहाँ देखो सबसे पहले वर्कशीट 94 में क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, पहले मदारियों के पास भालू होते थे। मदारी जब डमरू बजाता था तो भालू नाचने लगता था, झूम झूम कर घूम घूम कर खेल दिखाता था। ये भालू जो है काले होते थे। परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालू की एक जाति सफेद भी होती है? ये भालू बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफेद भालू की त्वचा मोटी होती है। त्वचा पर सफेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता रहता है। भालू की नज़र बहुत तेज होती है। वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती है तो भालू उसे अपना शिकार बना लेता है। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि बर्फ पिघलती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस कारण से ये अब नहीं रह पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या में गिरावट आती जा रही है। भालू का प्रिय भोजन है सील मछली। सफेद भालू की त्वचा होती है मोटी। सफेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें किस नाम से जाना जाता है? सफेद भालू बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं एवं इन्हें पोलर बियर नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ। भालू तैरने में कैसे होते हैं? कुशल होते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। किस कारण से भालू की संख्या कम होती जा रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। भालू के स्वभाव की विशेषता लिखिए। भालू सोने के शौकीन होते हैं, खाने के शौकीन होते हैं। इनकी सूंघने की क्षमता अधिक होती है। ये तेजी से दौड़ सकते हैं, पेड़ पर चढ़ सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं। काले भालू और पोलर बियर में क्या अंतर है? कि काले भालू के फर काले होते हैं जबकि पोलर बियर के सफ़ेद होते हैं। काले भालू पहाड़ी इलाके एवं जंगलों में पाए जाते हैं जबकि पोलर बियर बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 94। अब देखेंगे कार्यपत्रक 95। यहाँ पर देखिए लिखित सामग्री तथ्यों को पढ़ना और समझना है। यहाँ पर एक लिख रखा है, देखिए सूचना दिखाई गई है। एक बड़ा कार्यक्रम उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना है। खेल अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता 2024 में भाग लीजिए। यहाँ पर ये अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता का सूचना है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेते हैं। बच्चों, यह आपके लिए भी जी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता, यह आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मकता प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछें। तो यहाँ जानकारी दे रखी है अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता की, जो कि 2024 में आयोजित हो रही है। उपयुक्त वर्णित विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह विज्ञापन किस चीज की घोषणा कर रहा है? प्रतियोगिता की घोषणा कर रहा है। यह कार्यक्रम किसके लिए खुला है? पूरे देश की पाठशालाओं के लिए। जो माता पिता चाहते हैं उनका बच्चा भाग ले, उन्हें पाठशाला से संपर्क करना चाहिए। इनमें से कौन सा कथन सही है? जीतने वाली कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर इनाम की कोई जिक्र नहीं की गई है, समाचार पत्र की भी जिक्र नहीं की गई है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 95 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्र 96, जिसमें है गद्यांश को पढ़कर तार्किक शब्द समझ विकसित कीजिए। तो यहाँ गद्यांश पढ़ेंगे। अरुणा 8वीं कक्षा की परीक्षा दे चुकी है। अरुणा के पिताजी दर्जी हैं। उनका कहना है कि अब अरुणा की शादी की जानी है, इसलिए उसे स्कूल की पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। उसे घर के काम के साथ दर्जी का काम सीखना शुरू कर देना चाहिए। जबकि अरुणा का कहना है कि उसे आगे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी है, उसे दर्जी के काम में रुचि नहीं है। इस काम और शादी से उसकी आगे की पढ़ाई में बाधा आ सकती है। उसके पिताजी का मानना है कि शादी और दर्जी का काम सीखना ज़्यादा जरूरी है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अरुणा और उसके पिताजी को क्या सलाह देंगे? इस विषय पर अपने विचारों को लिखिए। चूँकि अरुणा की पढ़ाई में रुचि है, वह पढ़कर कुछ करना चाहती है, तो उसके पिताजी को उसे आगे पढ़ाने देना चाहिए। उसकी दर्जी के कार्य में रुचि नहीं है तो उसे जबरदस्ती वह कार्य नहीं सिखाना चाहिए। साथ ही साथ पढ़ाई जारी रखने हेतु शादी हेतु दबाव भी नहीं डालना चाहिए। अतः अब हम अरुणा के पिताजी को उसके आगे पढ़ाने की सलाह देंगे। तो आज कई लोग होते हैं जिन्हें सिलाई आनी चाहिए, लड़कियों को ऐसा बोलते हुए देखा गया है, या लड़की की शादी कर दो जल्दी से
और सिलाई कर ले तो वो खुद भी कमा सकती है और शादी भी हो जाएगी उसकी अच्छे से, है ना। तो ये चीज़ें कई लोग बोलते हैं, बट आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप इन चीज़ों पर ध्यान ना दें। आप अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करें, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, आप इतने अच्छे मार्क्स लाकर दिखाएं अपने पेरेंट्स को कि वो मजबूरन आपको पढ़ा सके, ठीक है। उन्हें पढ़ाना ही पड़ेगा। आप अपनी छात्रवृत्ति लें, अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको स्कूल से छात्रवृत्ति मिलेगी, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके टीचर्स आपका सपोर्ट करेंगे, तो आप आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों में कोई कुछ नहीं रखा है कि सिलाई आ जाती है शादी हो जाएगी तो अच्छा है, हम नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। आगे की लाइफ आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलने वाली होती है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ मर्ज़ी से जीनी है तो आपको पढ़ना होगा, उसके लिए आपको नौकरी करनी होगी, और नौकरी तभी लगेगी जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। सिलाई विलाई तो बहुत से लोग करते हैं, तो उन्हीं से करवा लीजिए, आप मत सीखें ये काम। आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं तो हाँ, आपको सिलाई में रुचि है तो फिर आप उस चीज़ में आगे बढ़े, ठीक है। आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए तो मैंने बता दिया है, बाकी आपकी सबकी अपनी इच्छा है। तो ये कार्यपत्रक 96 की सॉल्यूशन हमने देखा है। सबसे पहले कार्यपत्रक 97 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या आप अपने दोस्तों के साथ गाँव के आसपास या गाँव में कहीं घूमने गए हैं? तो अपने अनुभव शब्दों में लिखिए। तो हाँ, हम अपने दोस्तों के साथ आमेर गए हैं, जहाँ हमने आमेर का महल देखा जो अत्यंत खूबसूरत है। साथ ही शीला देवी के दर्शन किए। इसके बाद हमने हाथी की सवारी की। दोस्तों के साथ पहाड़ी के ऊपर से चारों ओर का दृश्य देखा। तो ये मेरे गांव के आसपास था, तो मैंने यहाँ पर वर्णन किया। आपके गांव के आसपास भी कहीं आप घूमने गए हों तो आप जरूर से यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ किसी मेले या हाट में गए होंगे तो उसके बारे में लिखिए। तो मेले और हाट में जाना तो किसे पसंद नहीं होगा, सभी को पसंद रहता है, तो आप जरूर से गए होंगे। हम अपने परिवार के साथ अभी दशहरे के मेले में गए थे, जहाँ रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले खड़े थे, तरह तरह के झूले, दुकानें और चारों ओर भीड़ ही भीड़ थी। रावण दहन देखकर हम अपने घर लौट आए। आपके आसपास नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके आसपास आपने कोई बड़ी दुर्घटना, चोरी या बड़ी घटना की खबर सुनी है? तो उस खबर या घटना के बारे में लिखिए। तो कोई भी एक घटना लिखनी है आपको। अभी एक सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार जो एक मिनी बस की टक्कर से उछलकर जा गिरा था, उसके सिर से खून बहने लगा। ऐसी दुर्घटनाएं जो किसी वाहन चालक की लापरवाही से किसी की जिंदगी छीन लेती है, बहुत दुख भरी होती हैं। हमें इनसे बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करते हुए धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए। सामने वाले को भी धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए, जो खुद चला रहा है उसी भी धीमी गति से वाहन चलाना चाहिए। और संग में हेलमेट यूज़ करें अगर 2 पहिया वाहन पर बैठे हैं, और अगर गाड़ी में है, 4 व्हीलर में है, तो आप सीट बेल्ट का यूज़ करें और अपनी स्पीड को लिमिट रखें, ताकि आपका सामने वाला व्यक्ति से कभी भी कोई आमना सामना हो तो किसी को ज़्यादा चोट ना पहुंचे, क्योंकि हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है। अगर कम स्पीड होती है तो बचने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये डन होता है कार्यपत्रक 97 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 98, जिसमें कहानी है, जैसे पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वह उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करे। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र मिले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर, नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। भाई ने यह समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब वह सबसे बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब वह दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है, भूसा सुनहरे रंग का होता है, इसका अर्थ है वे सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों रखा था। तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए ये सिक्का मेरा इनाम है। तो यहाँ पर ये कहानी थी। अब देखेंगे क्वेश्चन, पशुओं का झुंड देना चाहते थे बीच वाले भाई को। जब भाइयों ने ये समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह से वाक्य में किया गया उसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है, यानी उन्होंने अपनी बात सामने रखी डॉक्टर की, अर्थात प्रस्तुत की। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इस कहानी का उच्च शीर्षक लिखिए, जायदाद का बंटवारा। भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई? अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को बताई। यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते? क्यों? हम हर वस्तु के 3 हिस्से करते अगर 3 भाई थे तो, और बराबर बांट देते ताकि तीनों को बराबर वस्तु और बराबर सामान मिल सके। तो इसी तरह से जायदाद का बंटवारा होना चाहिए और सभी को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अंत तक माता पिता को ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो सेवा करेगा उसे ही जायदाद मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा माता पिता को कुछ अपने लिए भी बचा के रखना चाहिए एंड तक, ताकि
जो उनका बुढ़ापा है उसमें कोई धोखा ना दे सके कोई भी पुत्र या पुत्री, ताकि उनका जो बुढ़ापा है वो आसानी से निकल सके। अगर उनके पास में कुछ पैसे खुद के पास में रहेंगे, कुछ जायदाद खुद के पास में रहेगी, तो लालच के कारण हर कोई उनकी हेल्प करेगा और उनकी देखभाल करेगा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 98। अब देखेंगे कार्यपत्रक 99, जिसमें है एक कविता जिसे पढ़ेंगे और आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है, किसी दिन तू छोटा। इस कविता में किस तरह की बातचीत हो रही है? चंदा और किस किस के बीच में बातचीत हो रही है? चंदा और उसकी माँ की। चंदा कह रहा है कि माँ तुम मुझे एक झिंगोला सिल दो ताकि मैं पहन करके निकलूँ। तो माँ कहती है कि कभी तुम छोटे हो जाते हो, कभी तुम बड़े हो जाते हो, तो मैं किस नाप का झिंगोला बनाऊँ, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। तो ये आपने कविता नहीं देखी है ना, इसका सारांश प्रश्न उत्तर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप एक बार जरूर से देखें ये वाली कविता। साथ ही साथ भावार्थ देखेंगे आप उसमें, और सारांश देखेंगे, अर्थ देखेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स के आंसर भी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो जरूर से एक बार चेकआउट करिए ये वाला चैप्टर। चांद क्या सिलवाना चाहता था? झिंगोला। माँ को चंदा के कपड़े सिलवाने में डर क्यों लगता है? क्योंकि चंदा का आकार हर रोज बदलता रहता है, इसलिए माँ चंदा के कपड़े सिलवाने से डरती थी। इस कविता में चंदा और उसकी माँ के बीच बातचीत हो रही है। इस बातचीत को अपने शब्दों में लिखिए। एक चंदा ने अपनी माँ से हट करके कहा कि मुझे उनका एक झिंगोला सिलवा दो जिससे मेरी रात को ठंडी हवाओं से रक्षा हो सके। माँ ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें सर्दी लगती है, लेकिन झिंगोला किस नाप का बनवाऊं? तुम्हारा आकार तो हर रोज अलग अलग होता है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 99। अब देखेंगे कार्यपत्रक 100 वर्कशीट 100। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न बनाकर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश पढ़ेंगे। तो देखिए, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। दिन भर गिलहरियों की झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है मुझे ऐसा याद नहीं। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती हुई खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार पर पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसकी प्रिय खाद्य वस्तु थी। तो यहाँ क्वेश्चन बनाने हैं आपको। जैसे ऊपर गद्यांश में गिल्लू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो गिलहरी के लिए प्रयुक्त हुआ है। दिन भर गिल्लू क्या करता था? ये क्वेश्चन बन जाएगा। दिन भर गिल्लू उछल कूद करता था पेड़ों पर, है ना। गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु क्या थी? काजू। गिल्लू थाली में से क्या खाता था? चावल। गिल्लू उसकी थाली में बैठना चाहता था, जो सरोजिनी नायडू जिसकी ये कहानी है उनकी थाली पर बैठना चाहता था। गिल्लू की प्रिय खाद्य वस्तु थी काजू। आप भी प्रश्न संख्या 6 की तरह 2 प्रश्न बनाएं। गिल्लू किसका नाम था? गिलहरी, गिरगिट, चूहा, कबूतर। तो गिलहरी हो जाएगा आंसर। गिल्लू थाली में से क्या खाता था? चावल। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाने थे दिए गए।